आज के पाठ का शीर्षक है राख की रस्सी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनोगसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे
पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब यहाँ पर आपका जो आ जाता है अगला भोला भाला, आपका पार्ट तो खत्म हो ही गया है और आप समझ गए हो इसमें नए शब्द आए हैं। जैसे सिल आया था, सिल का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। तो अब हम अगला जो सेक्शन आता है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर का, तो इसमें आया है तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। एक तो दिया है तुम्हारे विचार से, पहले नंबर का क्वेश्चन है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो आदि इत्यादि बातों से उनको सोचकर वो परेशान होते थे। अब अगला आता है खा नंबर का, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम उसके बच्चे को अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाते, उसे पढ़ाते लिखाते और उससे सवाल जवाब करते, उसकी परीक्षा लेते। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम। अब शहर की तारीफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके और व्यवहारिक बन सके। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है खा नंबर का, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। इसका आंसर भी आपको हो गया। ये दोनों आंसर हो गए। अब ये वाला आंसर आपको, ये वाला पढ़ना है आपको, स्वयं करना है आपको, है ना। घर वालों से पूछकर स्वयं करना है आपको, है घर पर स्वयं करना है आपको, घर पर चर्चा करना है और स्वयं करना है। आप क्लास में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ये है जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है। सत्तू मालूम कैसे बनता है? सत्तू जो है ना, गेहूं और चना जो होता है उसको भूना जाता है। पहले उसको पानी में गलाया जाता है, फिर उनको सेका जाता है, फिर उसका आटा पिसाया जाता है, फिर उसको शक्कर वगैरह के साथ गर्मी के मौसम में खाते हैं, उसको सत्तू कहते हैं। और सूखा भूनकर भी खाया जाता है, ठीक है।
अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो ये गेहूं हो गया, ये जो हो गया, तो हमने यहाँ बता दिए आपको मक्का, गेहूं, मक्का, और ये हो गया बाजरा, और जो में हो गया ज्वार, धान। ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा आपको मालूम है, किसी की भी नाम को संज्ञा कहते हैं। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। सही है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब हम इनमें देखते हैं कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो मैंने पहले ही कर दिया है। जो लाल कलर से है व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी ले है, तांबा है, खिचड़ी है, शेरवानी है। और हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है वो हरे कलर से है आपकी धातु, शहर, भोजन और ये वेशभूषा। ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद आता है ख नंबर का। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लो। आपको खुद सोच कर लिखना है। तो अब शहर, तो शहर के लिए हमने व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमने लिखी हैं। शहर के लिए क्या हो सकती है? भोपाल, इंदौर, दिल्ली। धातुवाचक संज्ञा, धातु के लिए लिखी हमने सोना, चांदी, तांबा। और वेशभूषा के अंतर्गत लिखे हमने कमीज, पैंट, टाई, सलवार। और भोजन के रूप में लिखा हमने रोटी, दाल, चावल। ठीक है। अब अगला आ जाता है तुम शेर मैं सवा शेर। ठीक, तुम शेर मैं सवा शेर। तो ये आ गए हम यहाँ पर, तुम शेर मैं सवा शेर। इसको आपको पढ़ लेना है। आपको इस लड़की का तलवा सभी लोग मान गए थे, ना सचमुच नेले पर दहला, तुम्हें भी यही कहना होगा। तो ये आपको कर लेना है, आपको पढ़ लेना है इसको, है ना। तो आपको खुद करना है इसको, ये वाला इसको पढ़ के। अगला है मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, है ना। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। तो इसमें क्या हो गया है, इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले, है ना। अब ये आ गया आपका सींग और जौ। ठीक ना। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से आपको ये बताना है ना। तो भेड़ों के बाल से ये उत्तर हो जाएगा, भेड़ों के बाल से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल, है ना, इत्यादि। और भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है ना, ये चीज़ें बनाई होंगी। ये आपका ये हो गया। अगला अब हम चलते हैं, अगला ये हो जाएगा कि बात को कहने के तरीके। अब बात को अलग अलग कैसे हम कह सकते हैं। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो। चैन से जिंदगी चल रही थी, तो हमने इसको कर दिया शांतिपूर्ण ढंग से जीवन चल रहा था। ये हो गया। दूसरा है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। अगला है लोन पुकार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर
किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो ये हमने इसका यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए कि ये यहाँ से होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में अच्छा होता है, ठीक है, इसका मतलब है समझदार, ये है मेन चीज, समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है चतुर, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो दी है भोला, भोला, भोला का मतलब होता है सीधा साधा और बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख। लेकिन यहाँ पे ये दो बात हो सकती हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यही नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। और बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ। और अगला है क्या है ये यहाँ से खा वाला, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और इस क्यों? तो भैया लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे, है ना, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। तो हम उसका इस खा वाले का आंसर क्या कर देंगे, खा का। वो लड़की क्या थी, बुद्धिमान थी। चलिए वेरी गुड। अब आपको ये पढ़ना है, नाम देना है ना। कहानी में लोन पुकार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नाम के नामांकन के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को नाम दो। तो ये आपको पढ़ना है, नाइमा, डाबा, मिगमा, लाकपा, नूखू, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ना। तो इसमें चलिए पढ़ ही देता हूँ मैं। नाइमा, डाबा, मिगमार, लाकपा, नूखू, फूदोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम नहीं, नाम जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद, यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगा और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामांकन करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत ही मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो हमको यहाँ पे दिया था कि आपको लड़की का कोई नाम देना है और बेटे का नाम छांटना है। तो बेटे का नाम हम क्या रख देते हैं, बेटे का नाम बताइए आप क्या रहेगा। बेटे का नाम रख देते हैं हम मिगमार, ये नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा नाम दिया है, ठीक है ना। तो बेटे का नाम रख देते हैं मिगमार, मिगमार। और लड़की का नाम क्या पसंद आ रहा है, नईमा भी अच्छा है, डाबा भी अच्छा है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? आप लग सकते हैं दोनों, मुझे तो नईमा भी अच्छा लग रहा है, नईमा भी अच्छा लग रहा है, नईमा। चलिए डाबा रख देते हैं, डाबा। चलिए अब इस पाठ में हम कुछ अन्य प्रश्न भी हमारे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आपको अन्य प्रश्न भी आपको ढूंढ लेना है। अन्य प्रश्न क्या हो सकते हैं देखते हैं हम। अन्य प्रश्न के लिए जैसे आपका अन्य प्रश्न आ रहा है, चलिए अन्य प्रश्न, इसमें अन्य प्रश्न आए हैं आपके लिए। लोनपोगार कौन था, है ना, आपको बताना है लोनपोगार कौन था, अभी हमने पाठ पढ़ा है। फिर मंत्री ने अपने बेटे को क्या देकर शहर भेजा, दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है तिब्बत के 32वें राजा कौन थे। चौथा है लोनपोगार की चिंता का क्या कारण था। पांचवा है
मंत्री ने कितनी बार बेटे को शहर भेजा। बहुत ही सरल क्वेश्चन, इन सबको आपको कॉपी में कर लेना है। और अगला है 6 नंबर पे, भेड़ के बालों का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है। अभी हमने पढ़ा भी है कि किस काम के लिए किया जाता है, आप पूछ भी सकते हो, थोड़ा आप इमेजिनेशन करके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगला है, भेड़ के अतिरिक्त और कौन कौन से पशु हैं जिनके बाल हमारे काम आते हैं। तो ये इन क्वेश्चनों को आपको सोच कर लिखना है, क्वेश्चनों के आंसर को। अब आता है दुनिया की छत, है ना। दुनिया की छत या क्या होता है दुनिया की छत। मैंने पढ़ा था दुनिया की छत को, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो ये भी वही है जो मैंने ये आपको हाईलाइट किया। इस चीज़ को बहुत खास ध्यान से आपको पढ़ना है, जो भी मैंने हाईलाइट किया है इन सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। ठीक है ना। ये जो मैंने हाईलाइट किया इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, आपको इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना जो मैंने हाईलाइट किया है ना, है ना। जैसे कि देखो, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं, है ना। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों के बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का नाम है, यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है ना। ये ठंडा प्रदेश है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। ठीक है ना। और लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो इस प्रकार का ये आपका पाठ हो गया था। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। पूरा पाठ है, लेकिन मैंने जहाँ पर हाईलाइट किया है आप किताब में से वहाँ देखकर उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़ना है, पर्वत, पठार और मैदान। इसे हम जस्ट EVS में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा हो। तो आपको इनमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। पठार यहाँ पढ़ लिया है, पर्वत और मैदान। ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को अन्य EVS के टीचर से आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से पाठ खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।